सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो है क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए जिनको होता है कि हमारे को एक फॉर्मूला शीट का कंपाइलेशन मिल जाए, मतलब जितने भी हमारे एनसीईआरटीज के फॉर्मूलेज हैं वो हमें एक जगह मिल जाए ताकि हमें इधर उधर ना जाना पड़े। ठीक है। तो उस चीज के लिए ये एक वन स्टॉप वीडियो होगी तुम्हारे लिए, वन स्टॉप सोल्यूशन और वीडियो। ठीक है। जिसमें सारे एनसीईआरटीज के फॉर्मूलाज और जो भी तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्मूलाज हैं वो सब इसमें करेंगे हम। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस एक फोन में अपने लैंडस्केप में ये वीडियो चला के रखनी है और एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। जितने भी मैं फॉर्मुलेज या जितने भी मैं पॉइंट्स वगैरह लिखूंगा वो सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करने साथ साथ, ताकि ये हो कि तुम बार बार उसे रिवाइज कर सको, बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर विदाउट टाइम वेस्ट करें। तो जो हमारा पहला टॉपिक है रियल नंबर्स। इसमें हम सबसे पहला जो हम चीज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, नॉट हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, नॉट हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं इसका, टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया। मतलब कि अगर मैं टू के फैक्टर्स बनाऊंगा तो वो बस सिर्फ या तो वो अपने टेबल से जाएगा या फिर वन से जाएगा। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, वो सारे कौन से नंबर्स होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स। और एक चीज का और ध्यान रखना कि वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। कि जो हमारा वन है वो ना तो हमारा प्राइम है ना तो कंपोजिट नंबर। तो अब कंपोजिट नंबर आ गए तो कंपोजिट नंबर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, हैविंग मोर देन, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मेरे पास सिक्स, एट, नाइन। अगर मैं सिक्स के फैक्टर बनाऊंगा तो क्या क्या बनेंगे हमारे पास, टू के टेल में जाएगा, थ्री के टेल में जाएगा और एक वन के टेल में जाएगा और एक सिक्स अपने टेबल में जाएगा। ठीक है। तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ, नेक्स्ट होता है हमारा एलसीएम। तो एचसीएफ होता है क्या, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं 30 और 45 का एचसीएफ और एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा। सबसे पहले तो हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जो भी हमें जिस चीज का भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जो हमारे 30 के फैक्टर्स बने वो हमारे पास क्या बने, 2 इंटू 5 इंटू 3। एक चीज और, जब भी तुम किसी चीज के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो यहाँ पर जितने भी हमारे फैक्टर्स आएंगे ये सारे वो नंबर्स होंगे जो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे। जैसे जो 30 है वो हमारा 15 से भी डिवाइड होता है, 15 टू जा 30। लेकिन ये 15 है, इसके भी तो फैक्टर्स बन रहे हैं ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स होंगे जिनके और फैक्टर ना बन सके। तो ये चीज याद रखना कि जब भी तुम ये अपना एचसीएफ और एलसीएम लोगे तो यहाँ पर ऐसे नंबर से डिवाइड करना ताकि उसके और फैक्टर ना बन सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 45 के। जैसे 45 है ये 15 से भी जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे नंबर चाहिए जो सिर्फ जिसके और फैक्टर ना बन सके। जैसे 5 लूंगा मैं, 5 के और फैक्टर तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 45 के फैक्टर्स देखूंगा तो वो क्या बनेंगे मेरे पास, 5 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें करना क्या है, एचसीएफ होता है कि हमें कॉमन देखना होता है, इसमें जो भी हमारे पास कॉमन होएगा ना वो हमारा एचसीएफ होएगा। जैसे अगर मैं इसको 3 को लिख दूं, 3 इंटू 3, तो इन दोनों में कॉमन क्या नंबर है हमारे पास, 3। तो हमारा जो एचसीएफ होएगा वो क्या होएगा, 3। और लेकिन एलसीएम में हम क्या करेंगे, एलसीएम में हम जो नंबर कॉमन है
उस कॉमन नंबर की जो सबसे बड़ी डिग्री वाला नंबर होएगा ना, वो उठाएंगे। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2। अब जैसे 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, लेकिन हमने इसमें से वो नंबर उठाना है जिसमें उस नंबर की पावर ज्यादा हो, जिसकी डिग्री बड़ी। जैसे इस 3 की पावर 2 है, तो हम इधर से क्या उठाएंगे, 3 की पावर 2। उसके बाद यहाँ 5 एक कॉमन आ गया, तो इनमें से एक 5 उठा लिया। और जो नंबर बच गए, जैसे 2 ना इसमें ना इसमें, तो वो नंबर भी आ गए। समझ आ गया? जैसे तुम्हारे एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं ना, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि एक नंबर है तुम्हारे पास ए एक्स क्यूब एक्स इंटू वाई और एक तुम्हारे पास नंबर दे देंगे x×y/z, और तुम्हें कहेंगे कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो एचसीएफ में हमने सिर्फ क्या देखना है, कॉमन नंबर। एक तो x कॉमन आ गया और एक y कॉमन आ गया, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होएगा वो क्या होएगा, XY। और अगर मेरे को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में मैंने क्या बोला है, एलसीएम अब याद कैसे रखना है कि हाँ, ऐसे याद रख लो, एचसीएफ में हाईएस्ट आ रहा है ना, लेकिन हम लेंगे वो नंबर जिनकी पावर सबसे कम होगी। जैसे इधर x की पावर 2 और इधर x की पावर 1 है, तो हमने सबसे छोटे वाली पावर लेनी है। और एलसीएम में लीस्ट आता है, इसका उल्टा, लीस्ट मतलब कम, लेकिन हम लेंगे ज्यादा वाली। जैसे इधर x की पावर 2 है, तो हम यहाँ से x की पावर 2 उठाएंगे। और यहाँ y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर 3 है, तो y की पावर 3 भी उठ जाएगी, और यहाँ से क्या उठ जाएगा, z। समझ आ गया? तो ऐसे निकालना है तुमने अपना एचसीएफ और एलसीएम। नेक्स्ट जो इसमें हम फॉर्मूला देखेंगे, वो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स दे रखे हैं, जैसे एक ए हो गया और एक बी, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर और एलसीएम ऑफ टू नंबर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ A, B इंटू एलसीएम ऑफ A, B। वो किसके इक्वल होएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होएगा। ठीक है। इसके बाद कुछ एक हमारे पास ना रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं। सपोज अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180, फाइंड एचसीएफ। अब ऐसे नंबर्स जब भी आएंगे ना रेशियो टाइप में, जितने भी हमारे पास आते हैं, तो उसमें हम करते क्या है, एक चीज, इस चीज का ध्यान रखना जो ये मैं बताऊंगा, हमेशा क्या करना है, जो दो नंबर्स होंगे, जो भी तुम्हें नंबर्स गिवन होंगे, उनको हमेशा लेट कर लेना है, HA और HB। हमें रेशियो दे रखी है ना, तो हम उन्हें एग्जैक्ट नंबर लेट कर लेंगे कि वो नंबर्स मेरे पास एक HA है और एक HB है। तो उनका जो HCF होएगा, वो क्या होएगा, HCF क्या होता है, कॉमन, इनमें कॉमन क्या है, H। और अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा, तो वो क्या होएगा, एक तो जो नंबर्स अलग अलग है वो उठाएंगे, और जो उनमें कॉमन है उसमें से एक नंबर उठेगा, तो इनका जो एलसीएम होएगा वो क्या होएगा, HAB। इसी में ही तुम्हारे पास बोल देंगे कि सम ऑफ टू नंबर्स तुम्हें फाइंड करना है, तो वो दो नंबर्स का अगर तुम सम फाइंड करोगे, अब यहाँ से तुम्हारे पास कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, तो तुम इनको सॉल्व कर सकते हो। बस तुमने ये चीज का ध्यान रखना है, ये तीन चीज। जैसे अब ये क्वेश्चन अगर मैं करके दिखाऊं तुम्हें, तो मैंने क्या बोला था, जब भी नंबर्स को लेट करना है, तो हम उनको क्या करेंगे, HA और HB। तो अब दो नंबर्स है मेरे पास 2 और 3, तो मैंने फर्स्ट नंबर को लेट कर लिया कि वो मेरा है 2H, और सेकंड नंबर को मैंने लेट कर दिया कि वो मेरा है 3H। और उसका एलसीएम दे रखा है, और मैंने बताया था एलसीएम क्या होएगा, HAB। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना दे रखा है उनका, 180। और हमारे पास एलसीएम क्या होता है, H×A×B। तो यहाँ से कॉमन तो H आ गया, और साथ में 3×2 = 6 = 180। तो यहाँ से जो हमारा H की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होएगा वो क्या होएगा, 2×30। और जो सेकंड नंबर होएगा वो क्या होएगा, 3×30। तो जो दो हमारे नंबर्स हैं वो कौन से आ जाएंगे, 60 और 90। यही बोलते हैं।
फाइंड द टू नंबर्स आता है, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स तुम्हें रेशो में दे देगा और तुम्हें कहेगा कि तुम्हें दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो उस चीज के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आई विल ऑल्सो हाईलाइट दिस कि ताकि तुम याद रख सको इसे। इसे हमेशा याद रखना यार, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे ना कि दो नंबर्स रेशियो में दे दिए, अब इससे वो तुमसे कुछ भी पूछ लेगा तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो। बस तुम्हें याद क्या रखना है कि जब भी दो नंबर्स गिवन होंगे तो हम उनको एच ए और एच बी लेट कर लेंगे, उसके बाद उनका एच सी एफ तो एच ही रहेगा, लेकिन अगर एलसीएम पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, एच ए बी। एक इसमें तुम्हें एक तो वो इरेशनल प्रूफ करने के लिए आएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना है। ठीक है, और ये हमारे फॉर्मुलेस थे इस चैप्टर के। फर्स्ट चैप्टर में इतने फॉर्मुलेज यूज होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना सेकंड चैप्टर पे, जो है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, अब चैप्टर के नाम से पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स, जो बहुत सारी टर्म्स से मिलके बनता है। लेकिन हम बेसिक तो करने से हम सिर्फ यहाँ पर फॉर्मुलेस पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, वन। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री वन होगी वो कौन सी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, टू। जैसे अगर मैं इधर एग्जांपल दूं, जैसे 2x+3, ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इधर x की डिग्री कितनी है, वन। अगर मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो वो क्या आएगा, 2x² + 4। ये भी एक, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, टू। तो ये कौन सी होगी हमारी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसी हमारे पास आती है क्यूबिक पोलिनोमियल, और क्यूबिक में क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, थ्री। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, जनरलाइज्ड फॉर्म, वो क्या होती है हमारे पास, ax² + bx + c। और अगर मैं इसकी लिखूं क्यूबिक की, वो क्या होगी, ax³ + bx² + cx प्लस में d। ठीक है, ये तो होगी हमारी पोलिनोमियल्स की बात। अब हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो सिर्फ हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे ax² + bx + c। अब सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई तो तुम्हें सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। अगर जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं, अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें इस चीज का, जैसे मैं लिख दूंगा 2x² + 6 + 4x। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो हमेशा तुमने क्या याद रखना है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है कि सबसे पहले बड़ी पावर आएगी, फिर उसके बाद छोटी पावर आएगी, और फिर एकदम छोटी। तो अब देखना, इधर बड़ी पावर है और छोटी पावर सबसे लास्ट में, तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, वो क्या आएगी, 2x² + 4x और प्लस में 6। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जितनी उसकी डिग्री होती है ना, उतनी उसकी वैल्यूज होती हैं, एक्स की फैक्टर्स होते हैं। जैसे इधर एक्स की टू है, तो इसके दो जीरोस होते हैं, दो जीरोस होते हैं इसके, टू जीरोस। जो सबसे पहला जीरो होगा वो क्या होगा हमारा, एक को हम लेते हैं अल्फा और एक को हम लेते हैं क्या, बीटा। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं फॉर्मुलेस, एक तो सम ऑफ रूट्स पढ़ते हैं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस। वो क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब ये b और a क्या होता है हमारे पास, b होता है जो हमारा x के साथ होता है हमेशा। अगर x नहीं है तो b जीरो होएगा। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन ले लूं, 2x² + 4, अब इसमें x है कहीं पे, हमें दिख ही नहीं रहा है, तो मतलब इसमें जो b होएगा, x का कोफिशिएंट b, वो क्या होएगा हमारा, जीरो। और a क्या होएगा, जो x² के साथ होगा। ये चीज क्या याद रखना है, एक प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। वो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, एक तो ये दो फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हें क्वेश्चंस भी है एनसीईआरटी में कि तुम्हें जीरोस फाइंड करने हैं, उसके बाद उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड करना है। समझ आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, अल्फा बीटा
सी बाय ए। अब सी क्या है इधर? कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म 6 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 4 हो गया। समझ आ गई? अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, कैसे? तुम्हें जीरोस दे देंगे वो, ठीक है। और जीरोस देते हुए एक चीज का ध्यान रखना कि उसने सम दिया है, सम ऑफ जीरोस की, जीरोस का उसने सम दिया है या फिर अकेला जीरोस की बात करी है। एक तो ये चीज, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी गलती होती है। बच्चे सम ऑफ जीरोस ले लेते हैं। अगर उसने जीरोस लिखा होगा ना, तो उसको ही बच्चे अल्फा प्लस बीटा मान के सोल्व कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अगर जीरोस की बात होगी तो सिर्फ वो अल्फा की वैल्यू होगी और बीटा की वैल्यू होगी। और जहां पर उसने सम और प्रोडक्ट की बात करी होगी, तो वहां पर जो भी पहली वैल्यू होगी वो सम की बात होगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्ट की। ठीक है। इसके हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? के कांस्टेंट होता है ब्रैकेट में, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये चीज समझ आ गई? एक मिनट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो तुम्हें याद रखने ही रखने पड़ेंगे। जो मैंने एक पोलिनोमियल्स की ना एक वीडियो भी डाल रखी है शायद, उसको अच्छे से करके जाना। मैं बता रहा हूँ, उस पोलिनोमियल में एक तो एनसीईआरटी और एक सिर्फ वो वीडियो करके जाना, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं करेगा, टकरेगा एक क्वेश्चन भी नहीं टकरेगा, ठीक है। उसमें वैसे फॉर्मुलेस मैंने लिखे हैं इसके, इसमें भी लिख लेते हैं। एक तो तुम्हें क्या फॉर्मूला याद रखना है? अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर का फॉर्मूला। ये क्या होता है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस टू अल्फा बीटा। ये तो अच्छे से याद करके रखना। अच्छे से मतलब कि अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये थोड़े से फॉर्मुलेज है, ये दो फॉर्मुलेज याद रख लेना, क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। मतलब क्या होएगा कि हमारे पास, एक तो इसको हटाए पहले, तो क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, तो ये हमारे पास 4 अल्फा बीटा देगा। नेक्स्ट, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को सॉल्व करूंगा, तो ये मेरे को देगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला, ये वाला तो सबसे जरूरी है, ये तो याद करके ही जाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। ये कहाँ इंपॉर्टेंट यूज होएगा? जहां तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि तुम फॉर्मूले से सम ऑफ रूट्स है ये, और ये क्या है तुम्हारे पास? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें डायरेक्ट वैल्यू डालोगे और तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये यूज कहाँ होता है? जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर फाइंड करो। ये फाइंड करने के लिए कुछ आ जाते हैं, तो हम इसमें क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर यूज होती है ये चीज, ये चीज का याद रखना। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, उसका ये रहा फॉर्मूला। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने ही फॉर्मूलेज हैं, जो मैंने हेड मार्क कर दिया, इसे मैं एक बार हाईलाइट भी कर दूं। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही है, आपने बहुत बार यूज किया होगा। बस इसमें एक चीज का याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ जीरोस की लिखी होगी, जीरोस लिखा होगा, तो हम अल्फा और बीटा लेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम उनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मानेंगे। समझे? इस चीज में बहुत गलती होती है बच्चों से। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा फॉर्मुलेज में, जितने भी हैं सब छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें हम क्या देखें? सबसे पहले तो हम लीनियर इक्वेशन अभी पढ़ के ही आए थे, क्या होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। एक मिनट, पॉलिनोमियल में यार एक वो ग्राफ वाला क्वेश्चन रह गया ना, एक वो ग्राफ वाला और बता देता हूँ मैं तुम्हें ना। एक मिनट एक मिनट, यही बता दूं। क्या होता है कि तुम्हें ऐसे ग्राफ दे देंगे, ठीक है, और तुम्हें बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। अब ये याद कैसे रखना? हमारे पास y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स होएगा। अगर ब्रैकेट में x है,
तो हम देखेंगे कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रही है। जो भी हमारा पॉलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होएगा। तो हमारे को चेक करना है कि वो एक्स पे कितनी बार काट रही है। अगर इसकी जगह वो ऐसे दे दे, एक्स इज इक्वल्स टू पी ऑफ वाई। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो हम क्या चेक करेंगे कि वो वाई को कितनी बार काट रहा है। ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो चीज और इनको भी हाईलाइट कर दो। ठीक है, अगर पी ऑफ एक्स है तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की बात कर रहा है, तो हमें एक्स की जीरोस चेक करनी है कि वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है। और पी ऑफ वाई आ जाएगा तो हम पॉलिनोमियल ऑफ वाई चेक करेंगे कि वो कितनी बार वाई एक्सिस पे काट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर क्या होता है, जोड़े की बात हो रही है यहाँ पे, और दूसरा जोड़ा नहीं है, ये इक्वेशंस वाला जोड़ा है। ठीक है, कभी दूसरे जोड़े तुम समझने लग जाओ। लीनियर इक्वेशन जिसकी अभी हमने देखी डिग्री कितनी होगी, वन होगी, इन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स कितने होंगे इसमें, टू। अब इसकी भी हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म होती है। वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस में c1 इज इक्वल्स टू जीरो। और जो अब पेयर की है ना, जोड़े की बात हो रही है, तो एक तो जोड़ा ये रहा, अब इसके साथ एक और जोड़ा आएगा, वो क्या आएगा, a2x प्लस b2y प्लस में c2 इज इक्वल्स टू c। ठीक है, ये तो होगी तुम्हारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें दो वेरिएबल्स आ गए ना, x आ गया और एक y आ गया। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अब दो लाइन है, तो ये दो पेयर है, तो भिड़ेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, भिड़ते हैं ना, जब जोड़ा बनता है तो भिड़ाई लड़ाई तो होती होती है। तो वैसे अब यहाँ पर भी जोड़े बन गए, तो इनके बीच में भी या तो लड़ाई होगी या तो एक जैसे चलेंगे। तो अब जब सबसे पहले हमारे पास कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब ये क्या है कि यहाँ पर दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी यहाँ पर, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है यहाँ पर, जहाँ पर एक्स और वाई की एक वैल्यू है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे दो लाइंस का, वो क्या होता है हमारे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब x का कोफिशिएंट a और नीचे दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2, उनका रेशियो अगर b1/b2 के इक्वल नहीं आया, तो वो कैसी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और क्या बोलते हैं हम इनको, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं इनको हम, वन सॉल्यूशन। कि इनकी ऐसी लाइंस जिनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, वो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होंगी, जो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी अपने आप को, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है, तो इनका क्या सॉल्यूशन होगा, कहीं पे भिड़ेंगी, ये नहीं होंगी। तो ये क्या होएगा, नो सॉल्यूशन। तो इसके इसमें क्या होएगा हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस, अब ये क्या होता है कि ये लाइन है, इसी के ऊपर क्या होएगा कि, एक मिनट, इसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर जस्ट एक लाइन, तो उस टाइम पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज इक्वल्स टू c1/c2। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तुम्हें लाइंस दे देंगे कि पैरेलल लाइंस है, तुम्हें कहेंगे कि इसकी वैल्यू निकालो, कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हें चेक करने के लिए आ जाएगा कि ये लाइंस चेक करो कि कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, फिर कौन, और कोइंसिडेंट में क्या है, इसको हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हम दो चीज पढ़ते हैं, कंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये भी इनका नाम है अलग अलग, सारे नाम याद होने चाहिए। और कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट वो होता है जिनका सॉल्यूशन होता है, हैविंग सॉल्यूशन। ऐसी लाइन जिनके सॉल्यूशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। जैसे ये दो लाइंस एक दूसरे के यहाँ पर टकरा रही है, यहाँ पर एक दूसरे, तो इनका सॉल्यूशन है।
अब यहाँ पर ये दोनों लाइन्स टकरा रही है, कहीं भी अगर मैं इनको आगे भी एक्सटेंड करूँगा तो ये कहीं भी एक-दूसरे से नहीं टकराएँगी। तो ये कौन-सी होती है? नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जिसके सॉल्यूशन नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। और यहाँ पर कंसिस्टेंट फिर से हर एक पॉइंट पे टकरा रही है देखो, हर एक पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। ठीक है। ये समझ आ गया? पैरेलल लाइन्स क्या होती है? कंसिस्टेंट लाइन्स क्या होती है? इसके बाद ग्राफ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्राफ की मैंने एक वीडियो डाल रखी है इस चैप्टर की भी। बस मैं इस उसके लिए भी यही बोलूँगा कि मेहनत लगी है उस वीडियो में। बस तुमने करना क्या है वो देखनी है एक बारी। उससे बाहर नहीं क्वेश्चन आएगा तुम्हारा एक भी। अगर सेम क्वेश्चन भी तो सेम बनेगा, कांसेप्ट सेम रहेगा, बस क्या होएगा कि इक्वेशन चेंज कर देगा। लेकिन कांसेप्ट सेम रहेगा, उससे बाहर अगर क्वेश्चन बन गया ग्राफ का, तो बताना मुझे। ठीक है? इसके इसी में ही आते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए तो तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि हम किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में क्या करते हैं पुट करते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेशन में हम करते हैं कि इनका जैसे x और x, जैसे मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके बताता हूँ तुम्हें। जैसे मेरे पास ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 8। अब मेरे को इसमें एलिमिनेशन लगाना है। तो एलिमिनेशन क्या लगाना है कि हमने क्या करना है कि या तो x का या तो y का किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम रखना है। अगर सेम रखने के लिए अब जैसे यहाँ पर 3x के साथ तो मैं ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? 6x 9y इज इक्वल्स टू 12, 6x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 16। अब देखना सेम साइन है तो इनका साइन चेंज कर देंगे ताकि ये मेरा एलिमिनेट हो जाए। यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी और इसको हम ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और वो हमारी x और y की वैल्यू दे देगी। ये कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगा। एक ये तुम्हारा इसमें एक एग्जाम्पल बना ना, उसके लिए भी एक कंसेप्ट देता हूँ। ये जो होता है इनकम वाला, जो भी रेशियोज तुम्हारी इनकम में दे रखे हैं। तो हाँ, होता क्या है कि जो हमारी इनकम होती है वो हमारी बनती कैसे है? हम कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ हम खर्चा करते हैं और कुछ हमारी जेब में होता है, जो सेविंग होता है। तो जो टोटल इनकम होती है वो हमारी बनती कैसे है? वो बनती है हमारी एक्सपेंडिचर और सेविंग से। अब होगा क्या है कि इसमें वो तुम्हें इनकम दे देगा, सेविंग दे देगा और तुम्हें कहेगा इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, लेट करना इनकम को एक्स लेट कर लेना और अगर उसने एक्सपेंडिचर दिया है तो एक्सपेंडिचर को, और अगर सेविंग को दिया है हटा देते हैं। अगर उसने एक्सपेंडिचर दिया है तो हम एक्सपेंडिचर को वायलेट कर लेंगे। अब यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी? अगर मेरे को सेविंग दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। यहाँ से तुम्हारी एक इक्वेशन बन जाएगी। ये कंसेप्ट याद रखना एक तो, कि इनकम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होता है। इसके बाद इसमें आता है तुम्हारा डिजिट वाला कंसेप्ट भी आता है, एक यूनिट डिजिट, कि हमने एक डिजिट सम ऑफ टू डिजिट। तो उसके लिए भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है कि हमेशा ये तो हर क्वेश्चन में डिजिट वाले में करना ही करना है कि लेट यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट को मैं एक्स मान लूंगा और टेंथ डिजिट को मैं वाई मान लूंगा। और नंबर जो तुम्हारा बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, जो भी टेंथ डिजिट पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना और उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर देना। ये तो हमेशा डिजिट वाले क्वेश्चन में करना ही करना है। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि वो डिजिट की बात करता है तो हम डिजिट लेंगे। अगर वो नंबर की बात कर रहा है कि उसने बोला कि अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो उसमें नंबर की बात हो रही है तो हम नंबर को यूज करेंगे। इसकी क्वेश्चन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो वहां तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो तुम्हें हमेशा करना ही करना है डिजिट वाले क्वेश्चन में, नंबर तक, यहाँ तक। अब वो डिजिट को इंटरचेंज करेगा तो जो इंटरचेंजिंग नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा वाई की जगह पर और वाई एक्स की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इतना ही है। हमने कर लिया इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस कर लिया हमने, एलिमिनेशन बता दिया मैंने आपको, सब्स्टिट्यूशन बता दिया, ग्राफ की मैंने वीडियो डाल रखी है वो अच्छे से उसमें से कर लेना।
और इनकम वाला भी कंसेप्ट बता दिया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इसमें और तो कुछ नहीं होगा वैसे। हाँ, बस इतना ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख ली जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। तो अब चेक करने के लिए भी आता है कि इसको चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमने चेक करना है कि अगर इक्वेशन में, एक मिनट, अगर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री अगर 3 आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होएगा। अगर सिर्फ 2 आया, जैसे अगर 2 या 1, 1 भी आ जाए कोई चक्कर नहीं, लेकिन 2 उसमें होना जरूरी है। अब 3 और 2 आ गया, अब तुम कहोगे कि इसमें 2 है लेकिन 3 भी तो है ना, लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैंने तुम्हें बताई थी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ये तो याद होनी चाहिए यार, ऐसे याद होनी चाहिए एकदम। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री है, डिग्री 2 होएगी। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, एक तो इसमें एक तो चेक करने का था, एक ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला आता है, जो हमारा क्या होता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब ये ए बी सी क्या है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होएगा वो ए होएगा, जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट होएगा वो बी होएगा, और सी हमारा कांस्टेंट टर्म होएगा। और यहाँ पर साइन के साथ उठाना है, अगर बी के साथ नेगेटिव होएगा तो हम नेगेटिव उठाएंगे, हम नेगेटिव, जिसके साथ जो भी साइन है उस साइन के साथ उठाना उसको। ठीक है, अब होता क्या है कि ये हमारा बीच में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन करता है ये इक्वेशन के साथ। क्या होता है ये, डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है इक्वेशन के साथ। अब होता क्या है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, या तो ये जीरो से बड़ा आएगा, या तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, या तो ये जीरो से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही होएगा। जब जीरो से बड़ा होएगा तो उस टाइम पे क्या होएगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, और जीरो के इक्वल आएगा तो क्या होएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तुम्हारे लिए, हॉट टॉपिक मान लो इसको पेपर के लिए। ये तो याद करना ही करना है। ये क्या है तुम्हारा, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर बताता है कि किस टाइप का नेचर है रूट्स का, नेचर ऑफ रूट्स, ये भूलना मत कभी भी। क्या आएगा कि तुम्हें एक इक्वेशन दे देगा, और तुम्हें कहेगा कि इसमें के की वैल्यू फाइंड करो, और इनकी इक्वेशन की जो भी नेचर है वो है रियल एंड इक्वल रूट्स। तो तुम्हें याद होना चाहिए कि इसमें तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो के इक्वल रखोगे। और ये क्या होता है हमारा इमेजिनरी रूट्स, ये नहीं पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, अगर ये आ गई इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स, तो हम इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इमेजिनरी रूट्स क्या होता है कि रूट के अंदर ना नेगेटिव साइन आ जाता है ऐसे, तो उसको हमने सॉल्व नहीं करना अभी, ये हम हाईएस्ट क्लासेस में पढ़ोगे तो। अभी सिर्फ अगर ये दो केस बन रहे हैं तो तुमने इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर ये दो केस नहीं बन रहे तो तुम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करो। ठीक है, सबसे हॉट टॉपिक है ये, इसको तो एक मिनट, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इस पे। जितने भी स्टार मार्क करो उतने कम है इस पे तो। ये जितने भी है ना, अपने नोट्स बनाते चलना साथ साथ, ताकि बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो कोई भी। बस ये है कि तुम बस साथ साथ अपना रिवीजन कर लो, ये फॉर्मूलाज जो है कि 5-10 मिनट में तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाए। ठीक है, एक इसमें इक्वेशन वाला फॉर्मूला आता है ना, वो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर में टाइम, वो भी बता दो। क्या होता है कि एक तो सिंपल क्वेश्चन होएगा कि तुम्हें एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म स्पीड से वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस ओवर में टाइम। ठीक है, और एक होता है एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट, ये तो हो गया सिंपल। अगर उसने बोला कि उसने कुछ डिस्टेंस कुछ स्पीड से कवर की, हमें पता नहीं वो स्पीड क्या है तो हम उसे लेट कर लेंगे।
और वही सेम डिस्टेंस उसने अपनी पहली स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की स्पीड से कवर करा, और हमें पूछ लेगा कि उसकी स्पीड क्या है। और नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक बनता है एवरेज स्पीड वाला, कि उसने क्या होता है कि कुछ डिस्टेंस तो उसने एक्स की स्पीड से किया, और कुछ डिस्टेंस उसने अपनी प्रीवियस स्पीड से ज्यादा की स्पीड से किया, और ये पूरे डिस्टेंस को उसने टोटल 4 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर में टाइम, तो पहला डिस्टेंस ये है और उसने एक्स की स्पीड से किया, दूसरा डिस्टेंस ये है और उसने x+4 की स्पीड से किया, और ये पूरे डिस्टेंस को कवर करने में उसको टोटल टाइम कितना लग गया, 4। ये तुम्हारा एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट आता है इधर। कौन सा? एवरेज स्पीड वाला कंसेप्ट, और ये सिंपल स्पीड, ठीक है। सेम डिस्टेंस अगर वो कवर करेगा ये तब लगता है सेम डिस्टेंस, और ये कहाँ पर होएगा, जहां भी तुम्हें एवरेज स्पीड बोल रहा हो, ठीक है। बस इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट है हमारे पास एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी तो सबको पता ही है क्या होता है तुम्हारे पास। एपी क्या होता है हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस भी बताऊंगा मैं, वो याद रखने हैं हमेशा। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी सीरीज जिनके बीच का जो गैप होता है वो सेम होएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इन सब के बीच में कितने का गैप है, 2 2 का गैप है। तो ये क्या होगी हमारी एक एपी। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास ए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। डी होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसका फॉर्मूला याद रखना, बच्चे गलत करते हैं। A2 - A1 होएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला है nth टर्म का फॉर्मूला, वो क्या आएगा हमारे पास, an = A+n - 1 D। एक तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारे पास ये बोलता है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट। जैसे क्वेश्चन तुम्हारी बुक में ही है ना एक, वो कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब तुमने करना क्या है कि अगर स्टार्टिंग में डी का साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो लास्ट टर्म से जब भी निकालोगे तो उसका साइन चेंज कर देना, बस डी का साइन चेंज करना। अगर स्टार्टिंग में डी का साइन नेगेटिव आ रहा है तो तुमने लास्ट टर्म से निकालोगे तो क्या लोगे उसे, पॉजिटिव। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे हो गया हमारे पास 3, 8, 13, डॉट 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 253। अगर मैं इसका स्टार्टिंग से डी चेक करूं तो क्या आएगा, 8 - 3 कितना आ रहा है, 5 प्लस का आ रहा है ना। लेकिन उसने बोला कि हमें लास्ट टर्म से फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर डी का क्या लेंगे, -5। ये चीज का याद रखना है कि जब भी लास्ट टर्म से फाइंड करने के लिए आएगा तो हम डी का साइन चेंज कर देंगे। अगर स्टार्टिंग में डी प्लस में आ रहा है तो हम पीछे से क्या लेंगे, उसे माइनस में। और अगर स्टार्टिंग में माइनस में आ रहा है तो उसे पीछे से क्या लेंगे हम, प्लस में। ठीक है, लास्ट टर्म वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। और जब भी तुम्हें बोला ना कि 20th टर्म निकालो, 15th टर्म निकालो, तो तुमने सीधा डायरेक्ट लिखना है कि अगर 20th टर्म निकालनी है तो एक कम कर दो, A+19D। अगर तुम्हें 15th टर्म निकालनी है तो डायरेक्ट लिख दो A+14D, एक कम करके लिखना है। समझ आ गया, एक ये nth टर्म का फॉर्मूला समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है, सम सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, SN, n/2, 2a + n - 1 D। एक तो ये फॉर्मूला है। और एक होता है हमारे पास SN का फॉर्मूला, वो क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, n/2 A+an। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सम वाला फॉर्मूला। और इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, एक चीज, एक, एक तो सम वाला फॉर्मूला देख लिया तुमने यहाँ पर,
फ्रॉम द लास्ट टर्म देख लिया, nth टर्म देख ली। अब इसमें और क्या देखना है हमने, एक चीज क्या देखना, इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर वो कहेगा कि ये तीन नंबर एपी में है और तुम्हें इसकी किसी के की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसमें तुमने क्या याद रखना है कि जो बीच वाली टर्म होगी वो एक्सट्रीम दो के सम के इक्वल और डिवाइड में टू इसके इक्वल होगी, ये चीज याद रखनी। क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इफ ए बी सी आर इन एपी, या कुछ भी तीन नंबर्स हमेशा, अगर तीन नंबर्स एपी में है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, बीच वाली टर्म किसके इक्वल होगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टू, ठीक है। ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट है सम ऑफ एन टर्म्स, ये एक तुम्हारा एमसीक्यू एग्जांपल भी है एक ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। अब इसका डायरेक्ट तुम फॉर्मूला याद रख लो, क्या होता है, नेचुरल नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं और एन नेचुरल नंबर है तो एन तक, तो इसका तुम फॉर्मूला याद रख लो, वो क्या होएगा, एन, एन प्लस वन बाय टू, ये तुम्हारा सम होएगा एन नेचुरल नंबर्स का, अगर तुम्हें सम निकालना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर तुम्हें कभी भी ये बोल देना कि तीन नंबर का सम ये है और तीन नंबर्स का प्रोडक्ट ये है, तो अगर तुम्हें कभी भी तीन नंबर्स लेट करने हो, ठीक है, कभी भी तीन नंबर्स एपी में लेट करने हो, तो वो हमेशा याद रखना, वो कौन कौन से लेट करोगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये चीज याद रखना। इफ, इफ सम ऑफ थ्री नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज गिवन, ठीक है। क्वेश्चंस मैं इसमें अभी वीडियोस डालूंगा, जितनी भी तुम्हारे हर एक चैप्टर की ना, मैं एग्जैक्टली मतलब ये तो समझ लो कि ना वन शॉट होएगा ना कुछ होएगा, सिर्फ एक बम शॉट डाल दूंगा, एक वन शॉट का भी बाप होएगा वो बम शॉट, ठीक है। उसमें मैं सारे क्वेश्चंस ये जितने फॉर्मुलेज हैं वो तुम्हें दिखा दूंगा कि कैसे कैसे यूज करने। सम ऑफ थ्री नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज गिवन, कि वो कह देगा कि तुम्हारे पास तीन नंबर का सम ये है और उनमें से दो नंबर का प्रोडक्ट ये है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें हमेशा लेट करना है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, हमेशा तीन नंबर जब भी लेट करने हो तो ये याद रखना हमेशा, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, इसमें हमारे पास ये हो गया और वो भी हो गया हमारे पास, और कुछ तो नहीं बचा ना इसमें, मैंने लास्ट टर्म भी बता दी तुम्हें। एपी के फॉर्मूले यहाँ पर तुम्हारे सारे खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने ट्राइंगल्स पे, जिससे आपको बच्चों को पता नहीं क्यों इतना डर लगता है कि हाँ ट्राइंगल्स आ गया यार, सिमिलैरिटीज से पता नहीं क्यों डर लगता है। दो चीज के याद रखेंगे हम इसमें, और इस पे तो क्वेश्चन बनेगा और बोर्ड पे बनेगा ही क्वेश्चन, इस बार भी, इस बार तो बनेगा ही बनेगा। अच्छे से सीख लेना ये, जब भी रेशियोज गिवन होगी। बीपीटी तो सबने कर ली ना, ठीक है। बीपीटी में हम क्या प्रूफ करते हैं, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो वहां पर अगर साइड्स का रेशियो देखूंगा तो क्या होगा, एडी ओवर में बीडी किसके इक्वल होएगा, एई ओवर में ईसी, एक तो हमने ये चीज पढ़ी है, और एक चीज और, ठीक है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो उस टाइम पे क्या होएगा, इसमें हमारे पास कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, अगर मैं इसको शेड करके दिखाऊंगा, एक तो ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, और क्या है, यहीं से एक ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है,
तो अब यहाँ पर बड़ा ट्राइंगल ओवर में छोटे ट्राइंगल की साइड लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस पे तो ध्यान से क्वेश्चन करना। और जो मेरे से पढ़ते हैं उनको तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन टाइप के कराए भी है। तो वो क्या है हमारे पास, ए डी ओवर में ए बी, छोटे ट्राइंगल की साइड ओवर में बड़े ट्राइंगल की साइड इज इक्वल्स टू, छोटे ट्राइंगल की साइड ओवर में बड़े ट्राइंगल की साइड इज इक्वल्स टू, अब बेस में भी तो एक छोटा ट्राइंगल डीई ओवर में बीसी। एक तो तुम्हें ये चीज याद रखनी है। अब तुम्हें यूज कैसे करना है, तुम्हें यूज करना है कि तुम्हें क्वेश्चंस में रेशियोज कैसी गिवन है। अगर तुम्हें ये छोटा और छोटा दे रखी है, छोटी साइड ओवर में छोटी साइड दे रखी है, और तुम्हें किसी छोटी साइड के बारे में पूछा, तो तुम ये लगाओगे। और अगर तुम्हें छोटा ट्राइंगल ओवर में बड़े ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो दे रखी है, तो तुम ये, और कहीं कहीं ये मिक्स भी यूज होंगे। बस तुम्हें एक चीज का याद रखना है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, तो ये याद रखना है, तुमने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये तो याद रखना ही है, ये याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पर छोटा ट्राइंगल ओवर में बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ, वो नॉट इक्वल्स टू होएगा छोटे ओवर में छोटी साइड। मतलब ये वाली चीज इसके इक्वल कभी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर देखना, साइड्स का रेशियो क्या है, यहाँ पर मैंने छोटा ट्राइंगल लिया है और नीचे रेशियो किसकी ली है, बड़े ट्राइंगल की। लेकिन यहाँ पर तो ट्राइंगल है ही नहीं ना, एडी तो चलो छोटे ट्राइंगल की साइड है, लेकिन बीडी किसी ट्राइंगल की साइड है। ना इससे कोई छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ना इससे कोई बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। तो इसको नॉट इक्वल्स टू रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना ये चीज। एक ये एमसीक्यू में कोई तुमसे पॉइंट बन सकता है, ठीक है। ऑल कॉन्ग्रुएंट triangles are similar, but all similar triangles are not congruent. Triangles are not congruent. समझ आ गया कि जितने भी हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। जितने भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो सारे सिमिलर होंगे। लेकिन जितने भी हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना ये लाइन हमेशा के लिए। ठीक है, इसमें और हमने रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए। ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े ना, कौन कौन से रूल पढ़े, एक तो एस एस रूल पढ़ा है, साइड एंगल साइड रूल पढ़ा है, एक हमने एस 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 रूल पढ़ा है। अगर साइड्स का रेशो, साइड इक्वल नहीं, साइड्स का रेशो इक्वल आएगा तब यूज होता है, ठीक है। और हमने एक एंगल एंगल रूल पढ़ा है, सबसे ज्यादा ये रूल इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा तुम्हारे क्वेश्चंस में यूज होता है कि तुम्हें देखना है, एक कॉमन एंगल आ जाएगा और एक तुम्हारे पास 90 डिग्री का एंगल बना के दे देंगे। ठीक है, ये तो तीन रूल तो इम्पोर्टेंट है ही। ये और जिस पे मैंने स्टार मार्क किया, तो वो तो रूल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना तुम्हें साइड्स की रेशियो वाला, इस पे क्वेश्चन बनेगा और गारंटी बनेगा, देख लेना किसी एक शिफ्ट में पक्का आएगा ये। किसी एक जो भी सेट बनते हैं ना, उसमें किसी एक सेट में पक्का क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है। अच्छे से करना है। नेक्स्ट ये हो गया सिमिलर कैसे करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 नंबर का तो एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा इसमें से, गारंटीड है। 3 नंबर का पक्का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें। डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या होता है, अगर मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनके बीच की मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, तो वो क्या आएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, एक तो कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो मैं बताता हूँ। इक्वी डिस्टेंट क्या होता है, अब देखो, इसमें डिस्टेंट आ रहा है ना, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है। मैंने देखा कि बहुत बच्चे इसमें ना क्या कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हाँ सेक्शन फॉर्मूला लगेगा या डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा।
भाई जब क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात हो रही है तो तुम्हें वहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वी डिस्टेंस में भी किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कि उनका जो डिस्टेंस है वो क्या होएगा? इक्वल। तो यहाँ पर भी तुम सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगा दोगे? जब डिस्टेंस इक्वल करना है तो हमें दो लाइंस का इक्वल डिस्टेंस करना है। समझ आ गया इक्वी डिस्टेंस? और हाँ, ये जब भी क्वेश्चन में तुम्हें एक्स एक्सिस गिवन होएगा, क्या गिवन होएगा? एक्स एक्सिस। तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? a, 0। और जब भी तुम्हें क्वेश्चन में वाई एक्सिस गिवन होएगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, b। भाई साहब इस पे क्वेश्चन ही बनता है, रेशियो फाइंड करने के लिए आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि तुम्हारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 और y1, x2 और y2। और तुम्हें कहेगा कि हमें एक पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को किसी रेशियो में काट रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हम x के कोऑर्डिनेट उठाएंगे तो हम क्रॉस में x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो m है वो x2 से मल्टीप्लाई होएगा, और ये जो n है वो x1 से मल्टीप्लाई होएगा, और नीचे हम रेशियोज को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सेम अगर मेरे को y निकालना है तो हम क्रॉस में y से मल्टीप्लाई करेंगे। m को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और n को y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हम रेशियोज को क्या कर देंगे? प्लस। ये हो गया तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्वेश्चंस ये ना सिर्फ देखनी नहीं है वीडियो, साथ साथ अपने ना नोट्स बनाने हैं। मूवी की तरह तो देखो, लेकिन साथ साथ अपने नोट्स बनाओ ताकि तुम्हें बाद में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, कि ये हो कि तुम्हारे सारा कंपाइलेशन हो रहा है ये सारे फॉर्मूलाज का ना एक ही जगह पर। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अब इसमें भी बच्चों को बहुत डाउट होता है कि भाई हमारा x1 y1 क्या है, कि हम बच्चे x1 y1 में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई साहब क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ना, एक तो कुछ हड़बड़ी नहीं करते क्वेश्चन में ना कभी भी। ध्यान से पढ़ना है एकदम। क्या पढ़ना है हमने? कि हमें क्या निकालना है? हमेशा एक्स और वाई। अब इसमें से वो तुम्हें कुछ भी दे देगा, वो एक्स और वाई दे देगा तुम्हें, x1 y1 की। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर तुम्हें बीच का कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो क्या होएगा? एक्सट्रीम एक्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। और अगर वाई निकालना है, एक्सट्रीम वाई को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। तो क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें डायग्राम बनाना है इसका, कि हमें कौन सा मिड पॉइंट दे रखा है और कौन से दो एक्सट्रीम पॉइंट दे रखे हैं। क्या होता है कि बच्चे ना जो मिड पॉइंट दिया होता है ना उसको यहाँ x1 और x2 में पुट कर देते हैं। जब तुम्हें मिड पॉइंट दे रखा है तो अगर x की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ x में पुट करोगे। अगर एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उसको यहाँ पुट करोगे। ठीक है, समझ आ गया? एक ना क्वेश्चन होता है कि तुम्हें ना पॉइंट देते हैं, सपोज कि 2,3 है, ये पॉइंट है। और तुम्हें बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या पूछेगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और क्या पूछेगा? सिर्फ एक पॉइंट देके डिस्टेंस पूछता है, इसमें कंफ्यूजन होगी, ध्यान से देखना। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। वो कैसे बताना है? अब ध्यान से देखना इसको। पेन चेंज कर ले, ये देखना। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, ध्यान से देखना, एकदम एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है इस पे, ध्यान से। x2 और y3, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो x2 और y3 ये है ना पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 2,3। अब ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो कितना बन रहा है वो ध्यान से देखना है। एक कितना डिस्टेंस आ रहा है ये अगर मैं देखूं तो, जितना वाई एक्सिस में आ रहा है, तो 3 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो कितना आएगा? 3 यूनिट। सेम अगर मैं यहाँ से पेन चेंज कर दें ताकि, अगर मैं वाई एक्स, ये वाई होता है और ये एक्स होता है, अगर मैं इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालूंगा
तो वो कितना आ रहा है? जितना ये पॉइंट एक्स से दूर है, कितना दूर है? 2। तो यहाँ पर कितना यूनिट डिस्टेंस है? 2 यूनिट। ध्यान से करना, अगर सिर्फ एक पॉइंट गिवन होएगा तो उसमें तुम कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, समझ आ गया? मिड पॉइंट हो गया। सेक्शन फॉर्मूला हमने इसमें देख लिया। एक चीज और, थोड़ी बहुत चीजें और आएगी। एक मिनट, इसमें थोड़ी स्लाइड ऐड कर दो जरा। ठीक है। एक होता है कि ट्राई सेक्शन आ जाता है कहीं पे तुम्हारे पास ना, कि हमने लाइन को ट्राई सेक्शन कर दिया। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है कि अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट्स में। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होगा? तीन इक्वल पार्ट्स में। जैसे ये लाइन है, इसको मैंने तीन पार्ट्स में काट दिया ना। एक पार्ट, ये दो पार्ट, और ये तीसरा। ये सी हो गया, ये डी हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए ए कोमा बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए पी कोमा क्यू। ठीक है। तो अगर तुम्हें ये अब ट्राइसेक्ट है ना, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इनकी रेशियोज क्या होंगी? 1:1:1। अब तुम्हें बोलेगा कि सीओडी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ये ए है, ये बी है। मैंने एक नई लाइन बना ली सी, जिसमें सिर्फ सी दिखेगा मेरे को। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 कोमा y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 कोमा, एक मिनट, x1 कोमा y1, और ये क्या हो जाएगा? x2 कोमा y2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? ए से लेके सी तक की रेशियो कितनी है? 1। और सी से लेके बी तक की रेशियो कितनी है? 2। तो समझ आया रेशियो कैसे लेनी है? सेम अगर मेरे को अब डी के, अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा दोबारा। फिर से अगर मेरे को डी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो क्या होएगा? पी कोमा क्यू, और ये तुम्हारा बी हो गया, x2 कोमा y2, और ये क्या हो गया? x1 कोमा y1। तो अगर मैं देखूं, ए से लेके डी तक की रेशियो कितनी है? 2। और ये कितनी है? 1। समझ आया कैसे करना है? अब तो रेशियो मिल गई, अब तो तुम सेक्शन फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर। और एक चीज, हाउ टू फाइंड रेशियो। तो जब भी रेशियो फाइंड करनी हो तो हमेशा लेट करे करो, लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। हमेशा क्या लेट करके सॉल्व करना है? के रेशियो 1। इंपॉर्टेंट रेशियो फाइंड करने के लिए पक्का पक्का क्वेश्चन आता है, गारंटी 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में। ठीक है। ट्राइसेक्टर बता दिया मैंने, मिड पॉइंट फॉर्मूला बता दिया, और ये तो इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और फ्रॉम वाई एक्सिस। और डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया हमारा। इक्वी डिस्टेंस बता दिया मैंने, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है। एक्स एक्सिस आएगा तो ये कोऑर्डिनेट्स लेने, वाई एक्सिस सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ऑल डन इस चैप्टर का। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे अच्छा टाइप चैप्टर है ये। ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? 6 एंगल्स पढ़ते हैं। साइन। सबसे पहले ये कहाँ यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना? कहीं आगे यूज तो होगा नहीं, सिर्फ 10th में यूज हो रहा है ना। तो बस 1 महीना रह गया, पढ़ लो आराम से यार। जिसने नहीं लेनी मैथ्स, बस 1 महीना अच्छे से पढ़ ले यार। पढ़ लेना आराम से, ठीक है। 1 महीना ही पढ़ना, उसके बाद कौन सा ज्यादा नहीं नहीं लेनी मैथ जिसने, तो उसके लिए तो बस 1 महीना ही है, बस खुशी खुशी ये सोच लो कि हाँ बस यार 1 महीना मैथ्स पढ़नी है, और उसके बाद तो हम कुछ और ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमेशा ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ठीक है। आखिरी का 1.5 महीना रह गया और तुम्हारा पहला मैथ्स का ही पेपर है। तो सब कुछ छोड़ के फोकस, बी फोकस्ड। ठीक है एकदम। बस ये सोच लो कि 1-1.5 महीना रह गया, इस 1-1.5 महीना में जिसने मेहनत कर ली, अच्छे नंबर ले जाएगा वो। होता क्या है कि ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, और ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है। न्यूज, ये होता है हमारे पास बेस, और ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर।
तो हमें क्या होता है कि तीन साइड दे देगा, कोई दो साइड दे देगा, तीसरी पूछ लेगा, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एच स्क्वेयर। ठीक है। अब इसके लिए निकालने के लिए क्या है कि तुम्हें मैं थोड़ी बहुत चीजें लिखवा देता हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ये याद रख लेना, इससे ज्यादा तुम्हारी वैल्यूज यूज होगी नहीं। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब होता क्या है कि ये ट्रिपलेट याद रखना अपने, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25। ठीक है। 11। हाँ, ये यूज नहीं होगा, तुम्हें ये छोड़ दो। अब होगा क्या? अब इसमें देखना लॉन्गेस्ट साइड क्या है। लॉन्गेस्ट अगर सबसे बड़ा नंबर देखूं तो कौन सा है? 5 है, 10 है, 13 है, 25। तो ये जो लॉन्गेस्ट नंबर है, सबसे बड़े बड़े नंबर है, ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूज को हमेशा। अगर तुम इन दो का स्क्वायर करोगे, 3 और 4 का, और उनको प्लस करोगे ना, तो वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये ट्रिपलेट याद करना। इससे ज्यादा यूज होगा नहीं। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25। ठीक है। और 11, 40, 41, 42, 43, 37। अब इसमें हमने क्या देखा था, एक चीज और। सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, जो परपेंडिकुलर और बेस होता है ना, वो चेंज होता रहता है। ठीक है। चेंज इन द सेंस मतलब कि जैसे हमारा एंगल चेंज होएगा, वैसे हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, याद रखना ये चीज। अगर मैं एंगल ए से निकाल रहा हूँ कोई भी एंगल, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा? बेस। सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है। ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी भी चीज यही है, बस एंगल चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। सॉरी। अगर मैं सी से निकाल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहेगा ना हमारा। सी से निकाल रहा हूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये हमारा क्या बन जाएगा? बेस। ये चीज याद रखनी है एक तो। ठीक है। कि जिस भी एंगल से बोला, उसके सामने वाली साइड क्या एक्ट करेगी? हमारा परपेंडिकुलर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे कुछ फॉर्मूलेस जो भी हमने पढ़े, साइन थीटा कोस थीटा, है ना। बहुत तंग करा है यार इन्होंने, है ना। कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम रह गया बस। थोड़ा सा और झेल लो इसे, कोई चक्कर नहीं। साइन कोस टैन सीकेंट, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। साइन कोस टैन, यहाँ पर आ जाएगा कोसिकेंट, यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट, और यहाँ पर आ जाएगा कोट। ठीक है। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। अब इसी का ही उल्टा कोस होएगा, याद कैसे रखना है? मैं हर बार ही बताता हूँ वैसे तो। अगर साइन एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका उल्टा सी से स्टार्ट होएगा, कोसिकेंट बड़ा। वो क्या हो जाएगा? एच बाय पी। अगर ये बी बाय एच है, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाय बी। टैन और कोट तो अपने आप ऐसे याद हो जाएगा, टैन कोट टैन कोट, है ना। ऐसे याद हो जाएगा ये। तो ये पी हो जाएगा पी बाय पी। ठीक है। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये भी एक फॉर्मूला है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? पी बाय एच। एक मिनट फिर से। ये हो गया साइन, कोस, और ये क्या हो गया? टैन थीटा। ठीक है। एक तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें। नेक्स्ट तुम्हें क्या याद रखना है कि जो हम प्रूव करते हैं ना, उसमें एक तो ये यूज होता है, साइन थीटा क्या होता है? 1 बाय कोसिकेंट थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय सीकेंट थीटा। और टैन थीटा क्या हो जाएगा? एक तो 1 बाय कॉट थीटा होएगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है। सेम अगर यहाँ से मेरे को कोसिकेंट निकालना है,
तो कॉसिकेंट क्या हो जाएगा, उधर जाके साइन नीचे आ जाएगा, 1/sin थीटा। सेम अगर मेरे को सीकेंट निकालना है तो कॉस नीचे आ जाएगा, 1/cos थीटा। सेम अगर मेरे को कॉट निकालना है तो टैन, एक तो टैन नीचे आ जाएगा, और क्या आएगा इसका उल्टा, ये साइन बाय कॉस है ना, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज याद रखने एक तो तुम्हें। और तुमने क्या पढ़ा है, स्क्वेयरिंग वाली फॉर्मूलेज पढ़े हैं? sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1। 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, cot² थीटा। 1 प्लस, गलत लिख दिया, 1 प्लस cot tan² क्या होता है, secant²थीटा। 1 प्लस cot² थीटा क्या होता है, cosecant²थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हो गए। एक चीज और जगह है, एक मिनट देख ले, दूसरा चैप्टर आ गया ना, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ठीक है, इधर बना लेते हैं। ये चीज याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। अगर तुम्हारे पास क्या होएगा, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा दे रखा हो कुछ भी, सपोज एम दे दिया, और तुम्हें कहेगा कि सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा फाइंड करना है, तो तुमने क्या करना है, उसका उल्टा कर देना जो भी नंबर है। सेम केस अगर तुम्हारे पास कॉसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है पी, और तुम्हें बोला होगा तुम्हें कॉसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/p। याद रखना ये चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहली बता रहा हूँ। ठीक है, दो नंबर्स का प्लस दे रखा है और उन्हीं दो नंबर का माइनस, सिर्फ ये इसी में लगेगा और किसी में यूज नहीं होएगा, ये सबसे पहली चीज तो। ठीक है, अगर दो नंबर का प्लस दे रखा है और उन्हीं दो नंबर का माइनस माइनस करके निकालना है, तो हम उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, अगर मेरे को 2/5 दे रखा होएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, 5/2 कर दूंगा उसे। समझ आया कैसे करना, और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। इसको बनाना कैसे है, कि हम यहाँ इसको नंबरिंग कर देंगे, 0, 1, 2। दिख रहा है वैसे, नहीं दिख रहा ना, एक मिनट, ब्लैक पे चलते हैं। क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3 और ये 4, इन सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और इसका क्या कर देंगे, रूट। अब जिसको टेबल नहीं याद हो रहा ना, तो वो पेपर में जाएगा अपना, सबसे पहले लास्ट पेज पे ये टेबल बना लेगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे ना, ये टेबल बना लेना जिसको नहीं आता। 0, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 1 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। अगर मैं इसको अंदर से कटिंग कर दूंगा तो 1/2 आएगा, 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, और 2 किसी का नहीं है तो इसलिए √2 आ जाएगा। 3 किसी का है नहीं है तो √3, 4 किसका है, 2 का। 4 से 4 कट गया तो 1 बचेगा। ठीक है, साइन का याद बन गया। उसके बाद कोस क्या होएगा, हम इसको पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे, अगर पीछे 1 है तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये टेबल बना लेना। पेपर में जाते ही अगर याद ना होना तो सबसे पहले ये टेबल बनाना पेपर में जाते ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक मिनट, ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा यार, मैंने भी सोचा कि कितने घंटे का बनेगा, बस ये है कि इस पूरे वीडियो में आपको सारे फॉर्मूलाज का कंपाइलेशन मिल जाएगा, साथ में अपने नोट्स बनाते रहना और अपने आप बस रोज रिवाइज करना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है इतना ज्यादा, क्या पढ़ते हैं हम, एक एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा पढ़ते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। होता क्या है इसमें, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एक चीज का तो याद रखना तुमने, कि हमेशा एंगल ग्राउंड के साथ बनेगा। हमेशा एंगल किसके साथ बनेगा, ग्राउंड के साथ। क्या होता है कि एक ये बिल्डिंग है यहाँ पर, और तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, तुम्हें नीचे कुछ दिख गया, कोई कन्या, किसी को लड़की दिख गई और लड़की को लड़का दिख गया, तो तुम्हारी झट, वैसे तुमने देखना था सामने,
ओहो, ये तो डिप्रेशन वाला केस बता दिया मैंने। एक मिनट, एक मिनट। तुम यहाँ से गुजर रहे थे, जैसे तुम यहाँ पर हो, यहाँ से जा रहे हो तुम, ठीक है। तुमने देखा कि भाई, तुम देख तो सामने रहे थे, देख तो सामने चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि ऊपर कुछ दिखा तुम्हें, कोई कन्या खड़ी दिखी तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा आंखों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया, अब तुम देख रहे हो ऊपर। तो अगर तुम नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी एग्जाम्पल है कि लड़की जा रही है। ऐसे लड़कियों कहाँ ही देखती है यार, है ना? क्या करें। ठीक है, तो लड़कों का एग्जाम्पल है कि लड़का जा रहा है, और लड़का तो चलो कैसे भी इधर उधर देख ही लेता है, ऊपर उसकी नजरें भटकी और ऊपर देखने लग गया वो। ठीक है, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन का हो गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्या हुआ? अब तुम खड़े हो यहाँ छत पे, ठीक है। क्या हुआ, तुमने देखना सामने था, लेकिन क्या हुआ, नीचे कोई सामान लेने आ गई, और तुम्हारी नजरें फिर से भटक गई। ठीक है, पढ़ाई में भी ऐसी होता है ना, पढ़ाई कम होती है और ध्यान तुम्हारा ज्यादा सोशल मीडिया पे होता है कि हाँ किसका मैसेज आ गया, किसका नहीं आया। ठीक है, तो एक महीने ये सब छोड़ दो, भला होएगा। अब यहाँ से तुम देखने लग गए हो नीचे, देखना था तुमने सामने, ठीक है, लेकिन किसी ने तुम्हारा ध्यान भटका दिया और तुम देख कहाँ रहे हो? नीचे। तो ये वाला जो है, ये क्या होता है, लाइंस ना पैरेलल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था ऊपर, लेकिन हम हमेशा ग्राउंड के साथ बनाते हैं। ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये चीज याद रखनी है, और इसके बाद तो साइन को स्टैन वाले फॉर्मूले यूज होंगे इसमें भी। ठीक है, नॉर्मल कुछ नहीं है, सब वही पुराना जैसा ही है, जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के, जो साइन पी बाय बी, पी बाय साइन पी बाय एच, कॉस बी बाय एच, ये पढ़ा ना, ये यूज होएगा इसमें भी। मेन है इस चैप्टर में तुम्हारा डायग्राम। अगर तुमने इस चैप्टर का डायग्राम बनाना सीख लिया, उसके बाद तो क्वेश्चन एकदम इजी रहेगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्कल्स, सर्कल आ गया हमारा, ठीक है। अब ये कुछ नाइन्थ के, दो हमारे पास दो तीन टॉपिक में नाइन्थ के कंसेप्ट बताऊंगा। एक तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब पहले कुछ देख लेते हैं, कोड क्या होता है सबसे पहले तो। अब ये सर्कल है, तो सर्कल को जो सिर्फ अंदर टच करती है ना लाइन, ये कोड होता है। सिर्फ अंदर ही स्टार्ट हुई और अंदर ही खत्म होगी। समझ आया? तो जो अगर मैं बोलूंगा कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है सर्कल की, लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है हमारी? डायमीटर। याद रखना हमेशा कि जो सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड है वो किसको बोलते हैं? हम डायमीटर को। नेक्स्ट है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? ये सर्कल है, और बाहर से लाइन आई और बाहर ही चलेगी एकदम, जो सर्कल को काटती भी जाए, ये हो गया सीकेंट। नेक्स्ट तुम्हारे पास टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? ये सर्कल है, जो सर्कल को बाहर से सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ये, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ये, अरे टच नहीं किया, ये टच कर दिया, ठीक है। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। अ सर्कल हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। एक सर्कल के बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं, और एक दो पॉइंट बताता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू, इंपॉर्टेंट पॉइंट थ्री, ठीक है। अगर, इफ, डायग्राम से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, चलो पहले तो ये देखते हैं। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब क्या है? ये सेंटर, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये कोड है। तो अगर हम कभी भी कोड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट। याद रखना, क्वेश्चंस में यूज होता है ये, दो कंसेंट्रिक सर्कल वाले क्वेश्चन में बहुत यूज होती है ये।
ठीक है। कभी भी सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर किस पे, कोड पे ड्रॉ करता हूँ, तो वो कोड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सर्कल है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये सर्कल का सेंटर है। तो अगर लाइन सेंटर से पास हो रही है और उस लाइन ने सर्कल पे कहीं पे भी एंगल बना दिया ना, वो हमेशा क्या होएगा, 90 डिग्री राइट एंगल का होगा। चाहे मैं इससे नीचे बना दूं, लेकिन बनना कहाँ से चाहिए, सेमी सर्कल राइट एंगल से पास होना चाहिए। ये भी कितना आएगा, 90 डिग्री। समझ आ गया। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर ये सर्कल है, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, ये सर्कल है। अगर सर्कल के बाहर आउटसाइड पॉइंट है, तो इससे मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूँ, दो टेंजेंट बन सकते हैं सिर्फ। ठीक है। अगर मैं सर्कल के ऑन दी सर्कल होएगा, तो सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा। और अगर सर्कल के अंदर होएगा, तो नो टेंजेंट। कब, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड दी सर्कल। टू टेंजेंट्स कब बनेंगे, टू टेंजेंट इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है। और वन टेंजेंट कब बनेगा, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। अगर सर्कल पे लाई कर रहा है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ तुम्हारे लिए पॉइंट ना। हाँ, अरे नहीं, इससे नहीं, मजा नहीं आया इससे। आउटसाइड द सर्कल। ठीक है। आउटसाइड द सर्कल अगर पॉइंट है, तो कितने टेंजेंट बनेंगे, दो टेंजेंट। अगर यहाँ पर है ओनली वन टेंजेंट, कब, व्हेन पॉइंट्स लाइज ऑन दी सर्कल। याद रखना ये। और अगर नो टेंजेंट कब, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड दी सर्कल। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट, और क्या क्या हमने पढ़ा इसमें, और क्या फॉर्मूला तो नहीं है वैसे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, कंसेंट्रिक सर्कल तुम्हें पता है। एक ये चीज याद रखना। हम्म, हम्म, अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक तो ये थ्योरम। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, कि अगर ये सर्कल है, अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बना रहा हूँ, तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी, अरे, इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी ना, वो इक्वल होगी। ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गया ना। इसमें एक ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम्हारा ये ट्राइंगल बन जाए चाहे क्वाड्रिलेटरल बन जाए ना, ये इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, कि ये सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, ट्राइंगल के अंदर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको
डी मान लो, इसको ई मान लो, और इसको एफ मान लो। तो अगर ये एक्स होएगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये वाई होएगा तो ये भी वाई, ये जेड हो जाएगा तो ये भी जेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अभी सिर्फ फॉर्मुलेस कर रहे हैं तो फिर फॉर्मुलेस पे ध्यान देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तब देखते हैं। ठीक है, सर्कल में और कुछ तो नहीं है ना? एक्सटर्नल टेंजेंट से ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हाँ एक रह गया। हम्म, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल की टेंजेंट है। तो कभी भी सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होएगा। कभी भी सेंटर से अगर मैं टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो हमेशा क्या बनेगी? 90 डिग्री, हमेशा। ठीक है। कब? एक तो तुम्हें याद क्या रखना है, अगर परपेंडिकुलर सेंटर से कोड पे बनाएंगे तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेंटर से टेंजेंट पे लाइन बना रहे हैं तो हमेशा क्या बनेगी यहाँ पर, जहां पर टेंजेंट और लाइन का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है। एक ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी देख लो यार, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कुछ नाइन्थ के दो तीन टॉपिक हैं जो यूज हो सकते हैं। पता होना चाहिए बस क्या होता है। क्या होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हमारे पास? ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके सारे वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है। इसमें होता है क्या है, जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसमें होगा क्या है कि तुम्हारे जो अपोजिट एंगल्स का सम है वो क्या होएगा? 180 होएगा। अपोजिट एंगल्स का सम किसके इक्वल होएगा? 180 के। ठीक है, समझ आ गए? नेक्स्ट चलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बस इसके बाद हमारा क्या रह गया? एक सरफेस एरिया रह गया, स्टैट्स रह गया और प्रोबेबिलिटी रह गया। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा बनेगा ही ये। चलो कोई नहीं, ये है कि तुम्हारे लिए कंपाइलेशन हो जाएगी सारे उसकी। अब इंपॉर्टेंट सर्कल्स के पहले फॉर्मूले जान लेते हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। तो पहले हम सर्कल के इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। सर्कल्स के सबसे पहले क्या होता है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है। एरिया क्या होएगा? पाई आर स्क्वेयर। ठीक है। और कुछ तो नहीं है ना इसमें? ये तो सबको पता ही है। डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2 आर के। ठीक है, ये डायमीटर है। और ये क्या है? radius। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है। अब होता क्या है, हमारे पास एक सेमी सर्कल आता है। ये चीज ध्यान से देखना जरा। ये सेमी सर्कल है। ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास क्या है? सेमी सेमी सर्कल। स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है। अब यही क्या है हमारे पास, अगर इस सेमी सर्कल का मैं पेरीमीटर निकालूं, ध्यान से देखना क्या आएगा। पेरीमीटर क्या होता है? बाहर वाला सरफेस एरिया। तो हमने सर्कल का कितना सरफेस एरिया लिया? आधा लिया है ना? तो हम क्या लिखेंगे इधर? पाई आर, और प्लस में एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, R+R 2R होएगा। और क्या लिख सकता हूँ इस चीज को मैं? पाई R+D। याद रखना। ठीक है, सर्कल के सारे कर देंगे इंपॉर्टेंट जितने भी। ठीक है। अब सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस का आधा सर्कल पाई आर हो जाएगा। एरिया पूछेगा सेमी सर्कल का तो एरिया जो बड़े सर्कल का पाई आर स्क्वायर है तो वो आधा हो जाएगा। ठीक है। अगर एरिया पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? पाई R² बाय 2। ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा, अगर वो हमसे पूछ ले ये सर्कल है, इस सर्कल को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैंने इस सर्कल को क्वाड्रेंट मतलब होता है चार पार्ट्स में डिवाइड करना।
ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसका निकालूंगा एरिया, तो हमने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, तो इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट याद रखना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में, तो 1/4 पाई r स्क्वेयर। याद रखना, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप पे। तुम्हें रेशियोज पूछ लेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, पाई r स्क्वेयर। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है हमारे पास, थीटा ओवर में 360 इंटू में पाई r स्क्वेयर। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर उसने मेंशन नहीं किया ना कि सिर्फ लिखा हो सेक्टर, तो हम माइनर ही लेके चलते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा ओवर में 360 इंटू में पाई r स्क्वेयर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ आर। वो क्या आएगा, थीटा ओवर में 360 इंटू में 2 पाई r। ठीक है, एक एरिया ऑफ सेक्टर का एक और होता है फॉर्मूला ना, ये यूज होता है, याद है, ये इंपॉर्टेंट है। हाफ इंटू L इंटू R। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, और R क्या है हमारे पास, रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब खाली सेगमेंट लिखा है ना, तो मतलब वो माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है। वो क्या होता है हमारे पास, थीटा और में 360 इंटू में पाई r स्क्वेयर माइनस हाफ r स्क्वेयर साइन थीटा। ठीक है, सेम अगर वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ लेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वो क्या आएगा, बड़े सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझ आ गया। ठीक है, अब ये होता क्या है सेक्टर, ये बता देता हूँ। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर ने सर्कल के आर्क, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, ये जो है, ये दिखने में छोटा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और ये दिखने में बड़ा ऊपर वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। ठीक है, सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट वो होती है जो हमारी कोड और आर्क के बीच में है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट। ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिख रहा, जो कोड और आर्क के बीच वाला पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। समझ आ गया। इस चैप्टर में इतने ही फॉर्मूलेस। ठीक है, और आई थिंक मेरे हिसाब से तो और कोई फॉर्मूला नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बता दिया तुम्हें। ठीक है, हाफ LR भी बता दिया है, सरकमफ्रेंस बता दिया 2 पाई r, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बता दिया है। देख ले एक बार, चेक कर ले, क्या क्या बता दिया है। सर्कल का सरकमफ्रेंस बता दिया, एरिया बता दिया। एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट 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 रह गया एक। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास। अब होता क्या है, ये है, यही होता है ना सेक्टर, सर्कल का कुछ पार्ट को ही तो हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका अगर मैं पेरीमीटर निकालूंगा, पेरीमीटर का मतलब होता है कि सम ऑफ बाउंड्री, जो भी उसकी आउटर बाउंड्री है उसका सम। तो ये रेडियस, और ये क्या है तुम्हारे पास, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसका जो पेरीमीटर होएगा वो क्या होएगा, 2r+L। ठीक है, और यहाँ पर ये L क्या है, L है लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ
आर। समझ आ गया। खत्म। खत्म। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको भी देखते हैं। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या देखेंगे हम? देखते हैं चलो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं फिगर सिलेंडर। सारी फिगर क्यूब से स्टार्ट करते हैं, क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं ना पहले। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स वो क्या होता है? 2 इंटू में H L+B। ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब। क्यूब का अगर मैं सरफेस एरिया देखूं, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है? 4A² टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 6A²। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A³ ठीक है। समझ आ गया। यहाँ पर लिख देता हूँ, ए क्या है हमारे पास? साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब। समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πR। R+H। वॉल्यूम πR²H। ये होता है सिलेंडर की फिगर। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन। ठीक है। कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया πRL। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? πR ब्रैकेट में L+R। ठीक है। ये कौन है तुम्हारा? ये जो टेडी है, इसको हम बोलते हैं L, जो होती है स्लांट हाइट। ये नीचे सर्कल है, ये क्या होएगा? रेडियस। और ये क्या होएगी? हाइट। ठीक है। यहीं से हमारे पास एक वॉल्यूम का फॉर्मूला निकलता है। वो क्या होता है? 1/3 πR²H। यहाँ से अगर मेरे को एक स्लांट हाइट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होएगा? L² = R² + H²। ठीक है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ, L क्या है हमारे पास? स्लांट हाइट। H क्या है हमारे पास? सिंपल हाइट। अलग है दोनों हाइट, वो स्लांट हाइट है और ये सिंपल हाइट है। और R क्या होता है? रेडियस। समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? हेमिस्फेयर वो होता है जो तुम्हारी घर की कटोरियां नहीं होती, जैसे फुटबॉल को अगर तुम बीच से काट दोगे तो वो भी क्या है? एक हेमिस्फेयर। मतलब स्फेयर का आधा पोर्शन हमारा हेमिस्फेयर। तो इसका अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लिखूंगा तो वो क्या होगा? 2πR²। इसका अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लिखूंगा तो वो क्या होगा? 3πR²। अगर इसका मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो वो क्या आएगा? 2/3 πR³ ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्फेयर। स्फेयर का अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लिखूंगा तो वो क्या आएगा? स्फेयर का सिर्फ सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है।
वो क्या आएगा? 4 पाई r स्क्वेयर। और वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई r क्यूब। ये 3D फिगर होता है हमारा एक एक्चुअली ना। सर्कल जैसा दिखता है लेकिन सर्कल होता नहीं है ये। ऐसा ऐसा दिखा देता हूँ। स्फेयर एक 3D फिगर होती है हमारी। ठीक है, समझ आ गया। इसमें कुछ हमारे पास शेप्स जो हमारे पास बनती है, एक तो इम्पोर्टेंट शेप बनती है। ये हमारे पास क्या होता है, एक वो दे देगा तुम्हारे पास एक क्यूबॉइड या क्यूब कुछ भी बना के दे देगा। ठीक है। होगा क्या कि इसके ऊपर ना वो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसा एक वो रख देता है हेमिस्फेयर ना। हेमिस्फेयर, अब वो कहेगा कि इसका सरफेस एरिया निकालो। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होएगा ना, वो क्या होएगा इसका? पहले तो मैं 6 a स्क्वायर क्यूब की सारी साइड ले लूंगा। ठीक है। उसमें क्या ऐड कर दूंगा, 2 पाई r स्क्वायर। एक हेमिस्फेयर भी है हमारे पास। लेकिन क्या हुआ कि हमने सर्कल की एक जो क्यूब की एक साइड पे हमने सर्कल बना दिया ना, वो हमें चाहिए ही नहीं। तो हमने 6 a स्क्वायर में से एक जो सर्कल बन गया वो क्या कर देंगे, माइनस। ये होएगा इंपॉर्टेंट यूज तुम्हारा। ठीक है, पाई है ये। समझ आ गया कैसे यूज करना है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। सरफेस एरिया भी देख लिया हमने। क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया। और कुछ तो नहीं रहा ना इसमें बताने के लिए मेरे को। हमने सारी फिगर्स देख ली वैसे। एक चीज और बता दो। अगर हमारे पास एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, और अगर मेरे को ये निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनके बीच का पोर्शन, तो वो क्या होएगा? ठीक है। पाई, ये सेंटर है ना। ये जो है, ये छोटे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस, और ये जो है वो बड़े सर्कल का है। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वो क्या होएगा, पाई r स्क्वेयर माइनस छोटा आर स्क्वेयर। यहीं से तुम्हारा बनता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर बन गया ना। अब यहाँ पर स्क्वेयर मत करने लग जाना, सीधा आइडेंटिटी लगाना, r माइनस r और r+r। छोटा सा है। कैलकुलेशन को जितनी तुम इजी करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर तुम ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी ज्यादा, मतलब कि अगर तुम डिवाइड ज्यादा, जैसे जितनी तुम कटिंग करोगे ना, उतना तुम्हारा क्वेश्चन इजी होएगा। अब तुम बिना कटिंग करे सबको मल्टीप्लाई करोगे फिर सबको डिवाइड करोगे, क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखो, तुम r स्क्वेयर फिर r स्क्वेयर निकालोगे, इससे अच्छा एक बारी r और r को माइनस करो, एक बारी r और r को प्लस करो और सिंपल मल्टीप्लाई। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट। खत्म हो गया इसमें से और कुछ तो बताने की लोड है नहीं है मेरे को। कॉम्बिनेशन फिगर तो इजी है, उसमें जितनी हमें फिगर दे रखी है उन सबको हम ऐड कर देंगे वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है। बस डन, इसमें तो इतना ही है। नेक्स्ट हमारे स्टैटिस्टिक्स आ गए। अब स्टैटिस्टिक्स में कुछ हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं मीन। अब इस मीन में भी हम 3 फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। ठीक है। जो सबसे पहला होगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है हमारे पास? समीशन। सबसे पहले तो हम मीन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का लिख देता हूँ। 5 मार्कर। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी 1 क्वेश्चन। फॉर्मूले सारे याद करना। समीशन xi fi ओवर में समीशन fi, एक तो ये हो गया। एक हो गया हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस समीशन fi di ओवर में समीशन fi इंटू में h। ठीक है। अब ये a क्या है? a है हमारा एज्यूम्ड मीन। h क्या है? हाइट ऑफ क्लास।
जो भी हमारे पास इंटरवल गिवन है उनके बीच का गैप, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है। और यहाँ पर जो डी आई निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, एक्स आई माइनस, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन, ये क्या होएगा हमारे पास, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई ओवर में समीशन एफ आई इंटू में एच, इधर एच नहीं आएगा। ठीक है। ए एज्यूम्ड मीन, एच हमारा हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और यू आई निकालने का फॉर्मूला, यू आई क्या होता है, वो होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड में एच। यहाँ पर हो गए तुम्हारे मीन के फॉर्मूले सारे खत्म। ठीक है। ये जो मीन का फॉर्मूला है ये होता है जब हमें इंटरवल गिवन हो। एक हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा है ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक वो भी यूज हो। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू को बोलते हैं मीडियन। ठीक है। जो भी हमारे पास डाटा गिवन है उसकी मिड वैल्यू जो भी होगी वो तुम्हारा मीडियन फाइंड करेगी। इसके लिए एक तो हमारे पास होता है इफ एन इज ओड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगी तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या होएगा, एन प्लस वन बाय टू एथ टर्म। ठीक है। इफ एन इज इवन, अगर एन इवन होएगा तो उस टाइम पे क्या होएगा, एन बाय टू एथ टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन एथ टर्म डिवाइड में, समझे। ये जो है ये तुम्हारा है अनग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा। ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होएगा, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ ओवर में एफ इंटू में एच। ठीक है। एन पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एक मीन का फॉर्मूला, मीन हो गया, मोड, मोड। अब मोड कैसे देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जितनी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो सारी हमारी मॉडल क्लास होगी। ठीक है। तो हमारे लिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट ओवर में टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू में। ठीक है। एक ये क्लास मार्क का भी फॉर्मूला लिख लो, लगे हाथ तो ये भी चला ही लेते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय। ठीक है। एक इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो भी लिख लेते हैं, मॉड इज इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। ठीक है। ये शायद फॉर्मूला सबने पढ़ा ही होएगा। ठीक है। वो क्या होता है, मॉड इज इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन। समझ आ गया या नहीं आया, एक मिनट, इंपॉर्टेंट हाईलाइट, आई कैन हाईलाइट दिस। ओके, हाईलाइट कर देते हैं इसे, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट। मॉड इज इक्वल्स टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, रिलेशन बताता है मॉड मीडियन के बीच का। समझ आया। तो तो अब अब लास्ट लास्ट चैप्टर रह चैप्टर गया रह गया हमारा हमारा एक, ये एक, ये प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ठीक है।
इसमें इसमें तो तो एक एक छोटा सा छोटा सा फॉर्मूला ही फॉर्मूला ही होता है होता है हमारे हमारे पास, पास, क्या क्या होता है? होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, नंबर नंबर ऑफ ऑफ एन एन इवेंट्स इवेंट्स का, का, टोटल टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स ओवर ओवर में, में, नंबर नंबर ऑफ ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स ओवर ओवर में, में, टोटल टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स। ठीक है, ठीक है, एक तो एक तो ये ये चीज चीज रखनी है। रखनी, और और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ इवेंट इवेंट जो भी जो भी होता है होता है हमारे हमारे पास, पास, वो वो जीरो जीरो और और वन वन के के बीच में बीच में लाई लाई करता है। करता है। ये ये चीज चीज याद याद रखना, रखना, एमसीक्यूज में एमसीक्यूज इस में पे इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन बनते हैं बनते हैं कि कि जो जो हमारा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है इवेंट है, वो वो हमारा हमारा कहाँ से कहाँ से लेके लेके कहाँ कहाँ तक तक लाई लाई करता है। करता है। ठीक है, ठीक है, ये ये चीज चीज समझ में समझ आ में गई। आ गई। और और हमने हमने पढ़ा पढ़ा था था कि कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ होने होने के के चांसेस चांसेस प्लस प्लस में में प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ना ना होने के होने के चांसेस, चांसेस, इसका इसका हमेशा हमेशा सम सम कितना कितना आता है? होता है? वन। वन। ठीक है, ठीक है, इसको इसको मैं मैं और और करके करके लिख लिख देता हूँ देता हूँ ताकि ताकि और और समझ में समझ आ में आ जाए। जाए। और और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ ई ई प्लस प्लस प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ नॉट नॉट ई ई इज इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन। वन। इनका इनका भी भी सम सम क्या क्या होता है? होता है? वन। वन। समझ आ समझ आ गया? गया। ठीक है, ठीक है, अब अब कुछ कुछ डाइस डाइस वाले वाले केस केस कर कर लेते हैं। लेते हैं। एक दो, एक ये एक लिख ये लिख देता हूँ देता ना, हूँ ना, एटलीस्ट का एटलीस्ट का मतलब और मतलब और एटमोस्ट का एटमोस्ट का मतलब, मतलब, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस। केस। एटलीस्ट एटलीस्ट हिंदी में हिंदी में लिखता हूँ लिखता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, कम कम से से कम कम वो वो जो भी जो भी पूछा पूछा हो, हो, या या उससे उससे ज्यादा। ज्यादा। हिंदी हिंदी में में कुछ कुछ गलत हो गलत ना हो ना तो तो इग्नोर इग्नोर करना करना यार। यार। उससे उससे ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, ठीक है, अगर अगर मैं मैं बोलूं बोलूँ एटलीस्ट एटलीस्ट टू, टू, मतलब मतलब कम कम से से कम कम दो दो या या दो दो से से ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, ठीक है, एटमोस्ट एटमोस्ट कम कम से से कम कम वो वो या या उससे उससे कम, कम, इसका इसका उल्टा। उल्टा। कम कम से से कम कम जो भी जो भी हमसे हमसे पूछा हो पूछा हो वो, वो, या या उससे उससे कम। कम। अगर मैं अगर मैं बोलूँ बोलूँ एटलीस्ट एटलीस्ट टू, टू, एटलीस्ट एटलीस्ट थ्री, थ्री, तो तो थ्री थ्री या या फिर फिर थ्री थ्री से से कम। कम। और और एटलीस्ट एटलीस्ट सॉरी, सॉरी, एटमोस्ट में एटमोस्ट में थ्री थ्री या या थ्री थ्री से से कम। कम। और और एटलीस्ट में एटलीस्ट में क्या आ क्या आ जाएगा? जाएगा? थ्री थ्री या या थ्री थ्री से से ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, ठीक है, उसके उसके बाद बाद कॉइन्स कॉइन्स वाला वाला आगे आगे केस केस लास्ट लास्ट स्लाइड पे स्लाइड पे करते हैं। करते हैं। हमारे हमारे पास पास अगर अगर हम हम टू टू कॉइन्स कॉइन्स को को टॉस टॉस करेंगे करेंगे तो तो उसका उसका हमें हमें आउटकम्स क्या आउटकम्स क्या बनेंगे? बनेंगे? हेड और हेड और टेल। टेल। अगर अगर हम हम दो दो कॉइन्स का कॉइन्स तो का तो गलत कर गलत कर दिया। दिया। या तो या तो दोनों में दोनों में हेड हेड आएगा, आएगा, या तो या तो एक में एक में हेड हेड एक में एक में टेल, टेल, या तो या तो एक एक में में टेल टेल एक में एक में हेड, हेड, या या दोनों दोनों में में टेल। टेल। तो तो टोटल टोटल फोर फोर आउटकम्स आउटकम्स बनेंगे। बनेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर अगर हमारे हमारे पास पास थ्री थ्री कॉइन्स कॉइन्स टॉस टॉस होंगे, होंगे, या या तो तो तीनों में तीनों में हेड हेड आएगा, आएगा, या या तो तो दो में दो में हेड हेड एक में एक में टेल, टेल, या तो या तो बीच में बीच में टेल टेल और और स्टार्टिंग और स्टार्टिंग और फर्स्ट में फर्स्ट में हेड, हेड, या तो या तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में टेल आ टेल आ जाएगा और जाएगा और उधर उधर हेड आ हेड जाएगा। आएगा, या तो या तो तीनों में तीनों में टेल आ टेल आ जाएगा, जाएगा, या तो या तो टेल 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 हेड आ हेड आ जाएगा, जाएगा, टेल टेल हेड हेड टेल, टेल, या या फिर फिर हेड हेड टेल टेल टेल। टेल। तो तो टोटल टोटल आउटकम्स आउटकम्स कितने कितने बने बने हमारे हमारे पास? पास? 8 एट आउटकम्स। आउटकम्स। याद याद रखना, ये रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, इसके इसके बाद बाद डाइस डाइस वाला तो वाला तो तुम्हें तुम्हें पता ही पता है। ही है। सिंगल सिंगल डाइस डाइस को को अगर अगर थ्रो थ्रो करेंगे, करेंगे, सिंगल सिंगल डाई को डाई को थ्रो थ्रो करेंगे करेंगे तो तो वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स, टोटल टोटल 6 आउटकम्स 6 आउटकम्स बनेंगे। बनेंगे। ऐसी ऐसी अगर अगर मैं मैं डबल डबल डाइस डाइस या या फिर फिर टू टू डाइस डाइस आर आर थ्रोन, थ्रोन, टू टू डाइस डाइस आर आर थ्रोन, थ्रोन, तो तो उसमें उसमें कितने कितने बनेंगे? बनेंगे? थर्टी थर्टी टिक्स सिक्स, 36 36 आउटकम्स आउटकम्स बनेंगे। बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे हमारे पास पास कार्ड्स कार्ड्स आते हैं। आते हैं। टोटल टोटल 52 52 कार्ड्स कार्ड्स होते होते हैं, हैं, और इन और इन 52 52 कार्ड्स कार्ड्स को को हम हम चार चार पार्ट्स में पार्ट्स में डिवाइड डिवाइड करते हैं। करते हैं। अरे अरे क्या क्या बन गया बन गया ये? ये? दिल दिल थोड़ा थोड़ा खराब है। खराब है। ये हो ये गया हो गया हमारा हमारा हार्ट, हार्ट,
ठीक है? ठीक है। ये हो ये गया हो गया डायमंड। डायमंड।
ठीक है। ठीक है। उसके उसके बाद ये बाद ये होता है होता है हमारे हमारे पास पास एक एक ये, ये, इसको हम इसको हम बोलते हैं बोलते हैं क्लब। क्लब। और एक और एक होता है होता है हमारे हमारे पास पास हुक्म का हुकुम का इक्का, इक्का, जिससे जिससे गेम गेम स्टार्ट स्टार्ट होती है, होती है, इसको हम इसको हम बोलते हैं बोलते हैं स्पेड। स्पेड। ये ये दोनों दोनों होते हैं होते हैं हमारे हमारे ब्लैक ब्लैक कलर कलर के। के। और और ये ये दोनों दोनों होते हैं होते हैं हमारे हमारे रेड रेड कलर के, कलर और के, और सब सब में में तेरह 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 कार्ड्स कार्ड्स होते होते हैं। हैं। 13 13 इसमें, इसमें, 13 13 इसमें, इसमें, और और 13 13 क्लब क्लब में, में, और और 13 13 स्पेड। स्पेड। ठीक है। ठीक है। अब अब होता क्या होता है क्या है कि कि सब सब में में एस एस होता है, होता है, किंग, किंग, क्वीन, क्वीन, जैक, जैक, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6। 6। एक एक होता है? होता है? नहीं नहीं होता ना। होता ना। तो तो फिर फिर सेम सेम इसमें इसमें एस, एस, किंग, किंग, क्वीन, क्वीन, जैक, जैक, उसके बाद उसके बाद 10 10, ये ये नंबर नंबर चलेंगे। चलेंगे। एस, एस, किंग, किंग, क्वीन, क्वीन, जैक, जैक, और और फिर फिर ये ये 10 के 10 के बाद बाद ये ये नंबर नंबर चलेंगे। चलेंगे। ठीक है। ठीक है। सेम सेम इसमें इसमें एस, एस, किंग, किंग, क्वीन, क्वीन, जैक, जैक, 10, 10, और और उसके उसके बाद ये बाद ये नंबर। नंबर। ठीक है। ठीक है। अब ये अब ये जितने भी जितने भी हमारे हमारे पास पास है, ये किंग, किंग, क्वीन, क्वीन, जैक, जैक, ये ये सब सब क्या है क्या है मेरे मेरे पास? पास? फेस फेस कार्ड। कार्ड। फेस फेस कार्ड। कार्ड। ठीक है। ठीक है। तो तो टोटल टोटल कितने कितने फेस फेस कार्ड हो कार्ड गए हो गए मेरे मेरे पास? पास? टोटल टोटल फेस फेस कार्ड हो कार्ड गए हो गए मेरे मेरे पास पास तीन, 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 छः, छः, और और तीन, तीन, नौ, और नौ, और तीन, तीन, 12 12 फेस फेस कार्ड हो कार्ड गए। हो गए। ठीक ठीक है, है। इसको हम इसको हम बोलते हैं बोलते हैं एस, एस, हुकुम का हुकुम का इक्का। इक्का। एस। एस। ठीक है। ठीक है। तो तो अगर अगर मैं मैं टोटल टोटल हर्ट में हर्ट में एस एस पूछूं तो पूछूं तो दो है, 2 है, और और टोटल टोटल सब सब में में एस, एस, टोटल टोटल एस एस कितने हैं? कितने हैं? 4। 4। समझ आ समझ आ गया। गया। यहाँ यहाँ पर पर तुम्हारे तुम्हारे होते हैं होते हैं सारे सारे फॉर्मूलेस फॉर्मूलेस खत्म, खत्म, जितने भी जितने हैं। भी हैं। ठीक है। ठीक है। एक एक बार बार चेक कर चेक ले कर ले सारे सारे फॉर्मूलेस। फॉर्मूलेस। ठीक है। ठीक है। प्राइम प्राइम नंबर नंबर कंपोजिट, कंपोजिट, एचसीएफ एचसीएफ, एलसीएम एलसीएम हमने हमने पढ़ पढ़ लिया। लिया। हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर हो फैक्टर हो गया, गया, ये ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, दो दो नंबर्स नंबर्स अगर अगर रेशियोज में रेशियोज में होंगी। होंगी। ठीक है। ठीक है। और और तो तो टू 2 डाइज डाइज आर आर थ्रोन थ्रोन हमने हमने केस केस कर कर लिया लिया इसमें इसमें से। से, ये ये कर कर लिया लिया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। ना ना मिडल मिडल टर्म टर्म कर कर ली, लिए, मोड मोड कर कर लिया, लिया, ग्रुप ग्रुप डाटा डाटा वाला वाला मीडियन भी मीडियन कर भी कर लिया, लिया, क्लास क्लास मार्क हो मार्क हो गया, गया, हेमिस्फेयर हो हेमिस्फेयर हो गया, गया, टोटल टोटल सरफेस सरफेस एरिया हो एरिया हो गया। गया। ठीक है। ठीक है। तो तो अब अब हमने हमने क्या क्या करना है? करना है? ठीक ठीक है, है। दैट्स ऑल दैट्स ऑल फॉर फॉर दिस दिस लेक्चर। लेक्चर। यहाँ पर यहाँ पर हमारा हमारा लेक्चर लेक्चर खत्म खत्म होता है। होता है। सारे 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 फॉर्मूलेस फॉर्मूलेस कंपाइल कंपाइल करके दे करके दे दिए दिए मैंने मैंने तुम्हें, तुम्हें, जितने जितने भी हैं, भी हैं, जितने भी जितने भी तुम्हारे तुम्हारे यूज यूज होंगे होंगे तुम्हारे तुम्हारे बोर्ड के बोर्ड के पेपर में। पेपर में। ठीक है। ठीक है। अब अब ठीक है, ठीक है। यहाँ तो यहाँ तो मैंने मैंने तुम्हें तुम्हें सारे सारे फॉर्मूलेस दे फॉर्मूलेस दे दिए। अब दिए, हम अब हम करेंगे करेंगे क्या? क्या? सबसे सबसे पहले तो पहले तो थैंक यू। थैंक यू। लेक्चर लेक्चर तो तो मैंने मैंने दिया दिया वैसे तो। वैसे तो। कमेंट कमेंट करके करके जरूर जरूर बताना बताना यार, यार, लेक्चर लेक्चर कैसा कैसा लगा। लगा। एंड एंड प्लीज प्लीज डू डू शेयर एंड शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिस दिस चैनल। चैनल। ठीक है। ठीक है। तो तो अब अब मैं क्या मैं क्या करूंगा करूंगा कि कि हर हर एक एक लेक्चर का लेक्चर ना का ना एक एक बम बम शॉट शॉट लेक्चर लेक्चर आएगा। आएगा। नो नो वन वन शॉट, शॉट, नो नो कुछ, कुछ, ओनली ओनली सीधा सीधा बम बम शॉट शॉट आएगा। आएगा। तुमने तुमने करना है करना क्या? है क्या? बस बस एक तो एक तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी करनी है, करनी है, और और उसके उसके बाद बाद जो मैं जो मैं लेक्चर लेक्चर डालूंगा डालूंगा बस बस वो वो करना है। करना है। बस बस एक एक महीना महीना वो वो कर कर लो, लो, चाहे चाहे जिसने जिसने पूरे पूरे साल भी साल भी ना ना पढ़ा हो पढ़ा ना, हो ना, मतलब मतलब मत मत सीरियस सीरियस होके होके ना ना पढ़ा हो, पढ़ा हो, ऐसे तो ऐसे तो पढ़ा पढ़ा हो, हो, ये ना ये हो ना हो कि कि बिल्कुल बिल्कुल बुक ही बुक ना ही ना खोली हो। खोली हो। ठीक है। ठीक है। मतलब मतलब सीरियस सीरियस होके भी होके भी ना ना पढ़ा हो, पढ़ा हो, बस बस वो वो एक एक महीना महीना ये ये शिद्दत से शिद्दत से लेक्चर कर लेक्चर कर लेगा, लेगा, जो भी जो भी मैं मैं बम बम शो शॉट डालूंगा, डालूंगा, और और एनसीईआरटी कर एनसीईआरटी कर लेगा लेगा अच्छे से अच्छे से एग्जांपल्स के एग्जाम्पल्स के साथ। साथ। मैं कह मैं रहा कह हूँ रहा हूँ भाई, भाई, जो जो पूरे पूरे साल साल पढ़ा है पढ़ा ना, है ना, उसको उसको टक्कर दे टक्कर दे देगा देगा वो। वो। गारंटी है गारंटी है मेरी। मेरी। ठीक है। ठीक है। ट्राई ट्राई करना करना खुद खुद से से जरा जरा ये, ही, पता पता चल चल जाएगा जाएगा आपको आपको जब आप जब आप बोर्ड के बोर्ड के पेपर में पेपर में बैठोगे ना। बैठोगे ना। बस ये बस कह ये रहा कह हूँ रहा हूँ कि कि जितने भी जितने मैं भी मैं लेक्चर्स लेक्चर्स डालूंगा डालूंगा, अब से अब से मतलब ये मतलब है ये कि है कि कंटिन्यू, कंटिन्यू बीच में बीच में थोड़ा थोड़ा शेड्यूल शेड्यूल थोड़ा थोड़ा बिजी हो बिजी गया हो था, गया था, इसलिए इसलिए बीच में बीच में लेक्चर्स लेक्चर्स आने आने बंद हो बंद हो गए थे। गए थे। टेंशन ना टेंशन लो ना लो, भाई है भाई है तुम्हारा। तुम्हारा। बोर्ड के बोर्ड के पेपर में पेपर में अच्छे अच्छे नंबर नंबर आएंगे। आएंगे।
बस बस ये है ये कि है कि तुम तुम अपना अपना जितने भी जितने मैं भी मैं लेक्चर्स लेक्चर्स डालूँगा डालूँगा वो वो अच्छे से अच्छे से करना। करना। सब सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स क्वेश्चन्स होंगे, होंगे, बस बस तुम तुम एनसीईआरटी एनसीईआरटी अपनी अपनी अच्छे से अच्छे से कवर कवर करके करके रखना। रखना। ठीक है? ठीक है? तो तो दैट्स दैट्स ऑल ऑल फॉर फॉर दिस दिस लेक्चर। लेक्चर। थैंक यू थैंक यू। और और अच्छे से अच्छे से पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कल कल मैथ्स का मैथ्स का पेपर है पेपर यार, है यार, अच्छे से अच्छे से देना। देना। ठीक है? ठीक है? बस ये बस ये आखिरी आखिरी महीना महीना है, है, अच्छे से अच्छे से पढ़ो, पढ़ो, जी जी जान जान लगा लगा के के जितनी जितनी भी। भी। ठीक है? ठीक है? थैंक यू। थैंक यू।